चलिए, कुछ बोल कहाँ रहे थे वो? आइए, अब आवाज सुनाई देगा, तभी से हम बोल ही नहीं रहे थे, सिर्फ क्लास लाइव करवा दिए थे। आ, 1992 होगा। अच्छा ठीक है, काहे टेंशन लेते हैं। आ जाइए। देखिए, वो देख लेने दीजिए, आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? नागरिकता न। देखिए, अगर हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता जो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, पहला जन्म, दूसरा वंशीय परंपरा, तीसरा भूमि विस्तार, चौथा देशीयकरण, पांचवा पंजीकरण। तो इसमें जो है जन्म और वंशीय परंपरा, ये दो चीज हम लोग समझ चुके थे। आगे भूमि विस्तार, फिर पंजीकरण और देशीयकरण, इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। एक आपको जन्म के आधार पर, दूसरा आपको वंशीय परंपरा के आधार पर, वंशीय परंपरा के आधार पर, और तीसरा की हम बात करें तो तीसरा आपको भूमि विस्तार, भूमि विस्तार, फिर चौथा की हम बात करें तो चौथा आपको देशीयकरण, देशीयकरण, और पांचवा की हम बात करें तो पांचवा है आपको पंजीकरण। पांचवा क्या है? आपको पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन। यही 5 आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसमें जन्म के आधार पर बता दिए हैं, वंशीय परंपरा के आधार पर बता दिए हैं। भूमि विस्तार, देशीयकरण, पंजीकरण, इन चीजों को हमें समझना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, सुनिएगा। ये अपना देश भारत है। अगर मान लीजिए भारत में किसी नए क्षेत्र को जीतकर मिलाया जाता है, तो भारत के भूमि का विस्तार होगा, भारत के क्षेत्रफल का विस्तार होगा। मान लिया जाए भारत में नेपाल को जीतकर मिला लिया गया, भारत में नेपाल को जीतकर मिला लिया गया, नेपाल को जीतकर मिला लिया गया, इससे भारत के भूमि का विस्तार होगा। अब अगर मान लिया जाए भारत में नेपाल को मिला लिया गया, तो नेपाल के लोग जो होंगे अब भारत के लोग होंगे, भारत के नागरिक होंगे। और नेपाल के लोग तब भारत के नागरिक होंगे जब भारत सरकार इस प्रकार की अधिसूचना जारी करता है और कहता है कि नेपाल को जीतकर भारत में मिला लिया गया है, अब नेपाल भारत का अंग है और नेपाल के लोग भी अब भारत के लोग हैं, नेपाल के नागरिक भी अब भारत के नागरिक हैं। अगर ऐसी अधिसूचना भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो नेपाल के लोग भारत के लोग हो जाएंगे। तो किसी नए क्षेत्र को मिलाने के बाद, किसी नए क्षेत्र को मिलाने के बाद उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाते हैं, उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाते हैं।
इसको लेकर भारत सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक अधिसूचना जारी करना होता है कि भारत सरकार ने ये क्षेत्र है इसको जीतकर भारत में मिलाया है, अब यहां के लोग भारत के नागरिक हैं। बस एक लाइन का अधिसूचना भारत सरकार जारी कर देता है, काम खत्म है। इसके बाद आगे है नागरिकता प्राप्त करने की जो अगली शर्तें हैं वह आपको देशीयकरण है। देखिए देशीयकरण जो होता है एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है। अगर हम देशीयकरण की बात करें तो जो देशीयकरण होता है यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है। देशीयकरण क्या होता है? एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है। यह प्रमाण पत्र अगर भारत सरकार किसी को भी दे देता है, यह प्रमाण पत्र अगर भारत सरकार किसी को भी दे देता है तो वह यह प्रमाण पत्र भारत सरकार अगर किसी को भी दे देता है तो प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह प्रमाण पत्र कैसे प्रदान किया जाता है, कैसे कोई लोग प्राप्त कर सकता है, इस बात को आप समझिएगा। जो देशीयकरण का प्रमाण पत्र है, देशीयकरण का प्रमाण पत्र कैसे दिया जा सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देशीयकरण का प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को तब दिया जा सकता है जब वयस्क है, समझिए जब वह वयस्क है और अच्छे चरित्र का है। तो पहला कंडीशन तो यही है कि वयस्क और अच्छे चरित्र का होना चाहिए, वयस्क और अच्छे चरित्र का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि व्यक्ति, दूसरा कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति है वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हो, भारतीय संविधान के प्रति जो है निष्ठा व्यक्त करता हो, अर्थात भारतीय संविधान में अपना विश्वास व्यक्त करता हो, भारतीय संविधान में अपना विश्वास व्यक्त करता हो। तीसरा कंडीशन यह है कि भारतीय संविधान में जो टोटल 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उस 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा में पढ़ना और लिखना आता हो, कोई भी एक भाषा में पढ़ना और लिखना आता हो। तो 22 भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उस 22 भाषा में कोई भी एक भाषा में व्यक्ति को पढ़ना लिखना, पढ़ना प्लस लिखना आता हो, समझे, पढ़ना प्लस लिखना आता हो। इसके बाद जो अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन यह है कि वह ऐसे देश के नागरिक हो जहां भारत के लोगों को भी देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। वह ऐसे देश के नागरिक हो, वह ऐसे देश के नागरिक हो जहां पर भारतीय लोगों को भी देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। अगला कंडीशन यह है कि व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो, इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। ये तमाम प्रकार के कंडीशन अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता है, ये सभी कंडीशन अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तब उस व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो इस आधार पर जो है व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इस आधार पर व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो एक बार पुनः हम आपको बोल रहे हैं, देशीयकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन देशीयकरण का प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को तब दिया जा सकता है जो निम्न कंडीशनों को फुलफिल करता है, सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला यह है कि व्यक्ति वयस्क तथा अच्छे चरित्र का हो, अर्थात 18 वर्ष से अधिक उम्र हो और चरित्र उसका अच्छा हो। दूसरा, भारतीय संविधान में उसका विश्वास हो, भारतीय संविधान को वो मानता हो। तीसरा, भारतीय संविधान में जो टोटल 22 भाषा है, 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उस 22 भाषा में से किसी भी एक भाषा में वह पढ़ना और लिखना जानता हो। अगला है, वह ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारत के लोगों को भी देशीयकरण के आधार पर नागरिकता वहां की दी जा सकती है। और अगला कंडीशन यह है कि उस व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो, इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। अगर ये तमाम प्रकार के कंडीशन कोई भी व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और वह उस आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति है, विश्व के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति है,
उन्होंने इसमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल ना किया हो, इसके बावजूद भी किसी भी व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। देशीयकरण का प्रमाण पत्र तब भी दिया जा सकता है जब मान लीजिए उस व्यक्ति का विश्व शांति में हो गया, फिर आपको सेवा में हो गया, अन्य चीजों में, साहित्य में, इन चीजों में उस व्यक्ति का अहम योगदान हो, तो इस आधार पर भी किसी व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जैसे मदर टेरेसा को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन इन आधार पर मदर टेरेसा को देशीयकरण का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, बल्कि मदर टेरेसा को मानव सेवा को लेकर के भारत के देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया गया, और उस आधार पर जो है मदर टेरेसा भारत की नागरिक बनी। तो ये है। इसके बाद आगे है आपको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता तब प्राप्त कर सकता है जब वह कम से कम भारत में 7 वर्षों तक निवास करता है। भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निवास करने के बाद उन्हें पंजीकरण करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और इस माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई विदेशी स्त्री है, विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से विवाह करती है, तो उसे भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ही दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति हम आपको समझाए हैं। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो अपने नाबालिग बच्चों को भारत की नागरिकता दिलवाना चाहता है, तो वह अपने बच्चों को भारत की नागरिकता पंजीकरण के आधार पर ही दिलवा सकता है। देखिए, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के विषय में हमने आपको यह बात बताया है कि वैसे कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के नागरिक थे कभी ना कभी, लेकिन वर्तमान में किसी कारणवश किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, उन लोगों को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है, जिसका ओरिजिन भारत में हुआ है, जो जन्म भारत में लिए हैं, जो पैदा भारत में हुए हैं, मूल तौर पर वे भारत के नागरिक हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने वर्तमान समय में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसी को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। और एक बात यहां पर भाई जी लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है भाई जी लोग कि भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र है, भारत के पड़ोसी राष्ट्र में टोटल 7 पड़ोसी राष्ट्र है, और इस 7 पड़ोसी राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। कौन कौन राष्ट्र है? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, और अब श्रीलंका 7, म्यांमार नहीं, ठीक है, श्रीलंका 7। ये 7 देश के नागरिकों को भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं किया जाता है। ये 7 देश के लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं किया जाता। इस बात को आप स्पष्टता पूर्वक याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किन देश के लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 7 देश के लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है। तथा 2 देश के लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया जा सकता है, OCI की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो OCI की श्रेणी में कौन लोग आते हैं, इस बात की चर्चा आगे चल करके हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है इतना बात लिखिए पहले, ठीक है, जल्दी से। रुकिए न 1 मिनट हो तो। हाँ बोलिए, अब बोलिए तो। वो जो है ना 2002 में, बैठ जाइए, 2002 में नागरिकता संशोधन हुआ है, ये बात बताइए, हाँ या ना? 2002 या 3 में हुआ है? 2003 में हुआ, 2003 में हुआ है। तो उसमें जो है ना ये प्रावधान किया गया कि व्यक्ति 2-2 जगह की नागरिकता ले सकता है। इसी वजह से अक्षय कुमार की नागरिकता समाप्त नहीं हुई, 2003 में ये प्रावधान किया गया, ठीक है, मूल में नहीं था, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए।
भाई क्या हुआ, उधर काहे देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, किसी का बाराती जा रहा है वहां से? बकलोल सब एकदम उधर देख रहे हैं, कोई पड़ी उड़ी उतरी है क्या? लिखिए, भूमि विस्तार, भूमि विस्तार, भूमि विस्तार डैश देकर लिखिएगा। अगर 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 भारत सरकार, अगर भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को जीतकर, अगर भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को जीतकर अगर भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को जीतकर भारत में भारत में भारत में मिलाता है, तो वहां के नागरिक, तो वहां के नागरिक, तो वहां के नागरिक स्वतः, तो वहां के नागरिक स्वतः, स्वतः भारत के नागरिक, तो वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक, तो वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक, भारत के नागरिक भारत के नागरिक माने जाते हैं, माने जाते हैं अगर भारत सरकार ने, अगर भारत सरकार ने इसको लेकर, अगर भारत सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया हो, अगर भारत सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया हो, आगे देशीयकरण, देशीयकरण, देशीयकरण द्वारा डैश देकर, देशीयकरण द्वारा डैश देकर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार से अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, तो उस आधार पर, तो उस आधार पर तो उस आधार पर उस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप।
देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्न शर्तें हैं। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्न शर्तें हैं। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्न शर्तें हैं। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्न शर्तें हैं। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्न शर्तें हैं। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्न शर्तें हैं। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्न शर्तें हैं। निम्न शर्तें हैं। एक नंबर में, एक नंबर में वयस्क एवं अच्छे चरित्र का हो। व्यक्ति वयस्क एवं अच्छे चरित्र का हो। व्यक्ति वयस्क एवं अच्छे चरित्र का हो। आए क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हीरो सब क्या हुआ है? आए तोरी का। अच्छा निकलिए, एगो निकलिए, एगो निकलिए, निकलिए वहां से। अरे हीरो सब निकलिए, अरे उसमें से एगो निकलिए। आइए अब बढ़िया से फैल होकर के बैठिए। आइए, आइए ना, बैठाते हैं आपको। बताइए, बच्चा एक पौआ का है, खाते पीते नहीं है वो। बैठने दीजिए, चले जाइए ना, अंदर चले जाइए। अरे खाते पीते ना है हीरो। हे भगवान, गाय का दूध नहीं खाता है, भैंस का दूध खाता है। बताइए, हवा में उड़ रहे हैं, जैसा आंधी तूफान आता आप तो उड़ जाइएगा। लिखिए, अरे अब बढ़िया से बैठे, अब बढ़िया से बैठ गए ना। लिखिए, व्यक्ति वयस्क एवं अच्छे चरित्र का हो। 2 नंबर में, भारतीय संविधान। 1 नंबर में, व्यक्ति वयस्क एवं अच्छे चरित्र का हो। व्यक्ति वयस्क एवं अच्छे चरित्र का हो। व्यक्ति वयस्क एवं अच्छे चरित्र का हो। 2 नंबर में, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हो। 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 जानते हैं मास्टर सब जो लिखता है 100% सफलता, हम आपको बताते हैं इस पटना की धरती पर 99% मास्टर, यहां इंक्लूडिंग हम भी, जो असफल है वही मास्टर है। बताइए, जो खुद सफल नहीं हुआ है वो दूसरे को 100% सफलता कैसे दिलाता? हमको इस बात पर आश्चर्य होता है। ठीक है, अरे हम दरोगा परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा बहुत बार पास किए हैं, भले मेरिट नहीं बना हो वो अलग बात है, समझे, लेकिन परीक्षा पास बहुत बार किए हैं। तो यानी दरोगा में तो फिजिकल, उसमें तो फिजिकल नहीं पास करते। देखते हैं पेट उठ कितना बढ़ गया, अब ढंगा हो गए हैं, समझे। है, लिखिए, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा। आप लोग भी पता नहीं कैसे विश्वास कर लेते हैं मास्टर पे। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हो। आगे अगला पॉइंट, और कुछ मास्टर जो है पता नहीं, हमको ये आश्चर्य लगता है, हाँ कैसे लेता है इतना। ठीक है, मतलब इतना तेज से फेंक कैसे देता है, मोदी जी जैसे। ठीक है, अपना कभी जीवन में बीपीएससी का परीक्षा नहीं पास किया होगा, यूपीएससी के कभी प्रीलिम्स में नहीं बैठा होगा, और कहता है हम यूपीएससी का तैयारी करवा देंगे। हमारे यहां से बीपीएससी का एसडीओ निकलता है, डीएसपी निकलता है, अपना कभी बीपीएससी का प्रीलिम्स तक ने पास किया। यही सच्चाई है, समझ। लिखिएगा, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हो। आगे 3 नंबर में, बाईस राजभाषाओं में
किसी भी एक भाषा का 22 राजभाषाओं में बाईस राज्य भाषाओं में किसी भी एक भाषा का जानकार हो। हम हाँकते हैं हो, हम हाँकते तो यहीं रहते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, समझे। हम हाँकते ना तो हम बहुत आगे चले जाते। जितना मेहनत हम विद्यार्थी पे करते हैं उतना हाँक देंगे ना, ऐसा ऐसा बहुते क्लासरूम भर देंगे, समझ गए। चलिए, जब ऐसा आपको लगता है तो आप मेरे क्लास में आइए ही नहीं पढ़ने के लिए, क्या हो, है कि नहीं है। ठीक है, इसको तो हम ब्लॉक करवा देते हैं अभी। ये देखिए, जिसमें निगेटिविटी है, हम निगेटिव चीज में विश्वास नहीं करते हैं, निगेटिव कमेंट भी हम जल्दी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, होगा क्या। चलिए लिखिएगा। लिखिएगा आगे। आ, वह ऐसे देश का नागरिक हो ऐसे देश का नागरिक हो ऐसे देश का नागरिक हो जहां देशीयकरण के आधार पर जहां देशीयकरण के आधार पर जहां देशीयकरण के आधार पर भारत के लोगों को ऐसे देश के नागरिक हो वह ऐसे देश के नागरिक हो जहां देशीयकरण के आधार पर भारत के लोगों को नागरिकता प्राप्त हो सके। नागरिकता प्राप्त हो सके। आगे पांचवा, व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। नीचे से लिखिएगा। अगर कोई व्यक्ति, नीचे से लिखिएगा, नीचे से, पॉइंट में नहीं, छठा पॉइंट नहीं, ऐसे। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति उपर्युक्त में से अगर कोई व्यक्ति उपर्युक्त में से उपर्युक्त में से कोई भी शर्त पूरा नहीं करता हो, अगर कोई व्यक्ति उपर्युक्त में से कोई भी शर्त पूरा नहीं करता हो
लेकिन उनका योगदान लेकिन उनका योगदान विश्व शांति, साहित्य, विश्व शांति साहित्य, विश्व शांति कौमा साहित्य कौमा मानव सेवा इत्यादि में योगदान हो, इत्यादि में योगदान हो, इत्यादि में योगदान हो, इत्यादि में योगदान हो, तो बिना किसी शर्त के, तो बिना किसी शर्त के, तो बिना किसी शर्त के बिना किसी शर्त के भारत सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है। तो बिना किसी शर्त के भारत सरकार, तो बिना किसी शर्त के भारत सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है, देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है, देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है। जैसे मदर टेरेसा को प्रदान किया गया, जैसे मदर टेरेसा को प्रदान किया गया, जैसे मदर टेरेसा को प्रदान किया गया, जैसे मदर टेरेसा को प्रदान किया गया 1960, 1970, 1970 के दशक में मिला है। मदर टेरेसा को प्रदान किया गया, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा लिखिएगा 7 वर्षों तक भारत में रहने के पश्चात, 7 वर्षों तक भारत में रहने के पश्चात सात वर्षों तक भारत में रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तथा तथा अगर कोई तथा अगर कोई महिला अगर कोई महिला तथा अगर कोई विदेशी महिला तथा अगर कोई विदेशी महिला अगर कोई विदेशी महिला अगर कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से अगर कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह करती है विवाह करती है विवाह करती है तो वह भी भारत की नागरिकता तो वह भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से
तो वह भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। देखिए, अब इसके बाद सुनिएगा, आपको एक चीज पीआईओ हम बताए हुए हैं, ठीक है, पीआईओ हम बताए हुए हैं, नीचे से नोट देकर के एक लाइन लिखिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे से लिखिएगा नोट देकर के, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तथा श्रीलंका, बांग्लादेश तथा श्रीलंका के नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति में भारतीय मूल के व्यक्ति में भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होते हैं। चलिए, इसके बाद पीआईओ हम समझा दिए थे, यहां पर थोड़ा सा ओसीआई को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओसीआई, देखिए, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदी होता है भारत का समुद्र पारीय नागरिक, भारत का समुद्र पारीय नागरिक, भारत का समुद्र पारीय नागरिक। ओसीआई किसे कहा जाता है, इस बात को हम लोगों को समझना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई की श्रेणी में नहीं आते हैं। समझिए, पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इस बात को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई की श्रेणी में किसी भी सूरत में नहीं आते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। अब अगली बात, आखिरकार ओसीआई की श्रेणी में किन लोगों को रखा जाएगा, कौन लोग ओसीआई के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, कौन लोग ओसीआई की श्रेणी के अंतर्गत माने जाएंगे। देखिए, आपको कुछ शर्त है, अगर उस शर्त को कोई भी नागरिक फुलफिल करता है तो उन लोगों को ओसीआई की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे क्या शर्त है? पहला शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद, अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, कभी भी भारत का नागरिक रहो, गौर कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद अर्थात संविधान लागू होने के बाद कभी भी, समझिए, कभी भी भारत का नागरिक रहा हो,
कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं हो, लेकिन वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं हो, उसे ओसीआई की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला कंडीशन यह है, संविधान लागू होने के समय, संविधान जब लागू हुआ था अर्थात 26 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के समय किसी व्यक्ति में यह योग्यता था कि वह भारत का नागरिक बन सकता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं की और तब से लेकर आज तक वह अन्य देश के ही नागरिक बने हुए हैं। उस प्रकार के लोगों को भी ओसीआई की श्रेणी में रखा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं रखा जाता है। ओसीआई की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है, पहला कंडीशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं हो, ऐसे लोगों को ओसीआई की श्रेणी में रखा जाता है। फिर अगला कंडीशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति में यह योग्यता थी कि वह भारत के संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बन सकता था, लेकिन वह भारत का नागरिक नहीं बना, बल्कि ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लिया और अभी तक वो ब्रिटेन का ही नागरिक है और ब्रिटेन में ही वो बसा हुआ है, उस प्रकार के लोगों को भी ओसीआई की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, पीआईओ की श्रेणी में जो लोग आते हैं, ओसीआई की श्रेणी में जो लोग आते हैं, वो भारत के नागरिक वर्तमान समय में नहीं होते हैं। पीआईओ की श्रेणी में जो लोग आते हैं और ओसीआई के श्रेणी में जो लोग आते हैं, वो वर्तमान समय में भारत के नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसे लोग होते हैं जो पहले कभी भारत के नागरिक रहे हैं या उनमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें हैं, लेकिन फिर भी वह भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं किया है, बल्कि विश्व के अन्य देश के नागरिक बनकर के वो अभी तक हैं। जब पीआईओ और ओसीआई की श्रेणी में आने वाले लोग मूलतः वर्तमान समय में भारत के नागरिक नहीं है, तो क्या उन्हें भारत में वर्तमान समय में संवैधानिक पद प्राप्त करने का कोई अधिकार होगा? नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होता है। क्या वह भारत में कोई सरकारी नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या वो भारत में शिक्षा ग्रहण कर सकता है? कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कर सकता है। तो पीआईओ की श्रेणी में जो लोग आते हैं, ओसीआई की श्रेणी में जो लोग आते हैं, उन्हें कुछ अधिकार भारत में प्राप्त होते हैं और कुछ अधिकार भारत में प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन वहीं जो एनआरआई के श्रेणी में आते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के श्रेणी में आते हैं, आप याद कीजिए, हमने आपको बताया है कि उन्हें हर प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें हर प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। ये बात हम बताएं या नहीं बताएं? उन्हें हर प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। एनआरआई को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारत के एक आम नागरिक को प्राप्त होता है, जो हमको आपको प्राप्त होता है, एनआरआई को समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पीआईओ और ओसीआई के श्रेणी के लोगों की बात करें तो इन्हें समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। पीआईओ पहले लिखा चुके हैं, आगे ओसीआई लिखिएगा। चलिए लिखिएगा। अरे इसमें कोई सहरसा की लड़की है जी? सहरसा की कोई है? सहरसा की कोई लड़की है इसमें? कोई नहीं है। नहीं, इसमें एगो आती थी, घर गई हुई है, तो ये दिन में घर चली गई।
पार्ट 1 का। आप जानते हैं उसको? आपका आपका रूम पार्टनर है? ओ नहीं, थोड़ा सा रिलेशन में है। ठीक है, तो हम उसको देख नहीं रहे हैं बहुत दिन से, तो पूछना जरूरी था। ठीक है, चलिए। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, डैश दे करके लिखिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और डैश देकर, पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए पहला लाइन लिखा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ओसीआई की श्रेणी में, ओसीआई की श्रेणी में ओसीआई की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। फुल स्टॉप। ओसीआई की श्रेणी में, ओसीआई की श्रेणी में, ओसीआई की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है, ओसीआई की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है, उन लोगों को रखा जाता है जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो, जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो। एक नंबर में, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद व्यक्ति कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, व्यक्ति कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, व्यक्ति कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं हो, लेकिन वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं हो, लेकिन वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं हो। आगे दूसरा कंडीशन, संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति में, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति में भारत की नागरिकता प्राप्त करने, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति में, व्यक्ति में भारत की नागरिकता प्राप्त करने, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति में भारत की नागरिकता प्राप्त करने, प्राप्त करने की योग्यता हो, प्राप्त करने की योग्यता हो, प्राप्त करने की योग्यता हो, लेकिन 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 वो भारत का नागरिक नहीं बना हो, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं बना हो, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं बना हो, नहीं बना हो,
यही है, ठीक है, याद रखिए। और एगो बात सुनिएगा भाई जी लोग, इधर हाल फिलहाल में 2019 में नागरिकता संशोधन हुआ, 2019 से पहले 2015 में हुआ। और जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत पीआईओ को ओसीआई में मिला दिया गया। अब पीआईओ और ओसीआई दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब पीआईओ कार्ड धारक ही ओसीआई कार्ड धारक है, ओसीआई कार्ड धारक ही पीआईओ कार्ड धारक है, मतलब दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। 2015 से पहले दोनों में कुछ खास अंतर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में अब कोई अंतर नहीं है। पीआईओ को ओसीआई में मिला दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। यह प्रश्न एनडीए सीडीएस में पूछ दिया गया है, आगे चल करके आपके किसी भी परीक्षा में इसके पूछने की संभावना काफी अधिक है। यानी प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि पीआईओ की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को ओसीआई के श्रेणी में किस नागरिकता संशोधन के तहत शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो नीचे से नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा, नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा। यानी हम आपको यह बात बताना चाह रहे हैं कि अब पीआईओ और ओसीआई दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि अब दोनों क्या हो गया है, एक हो गया है। ठीक है, लिखिएगा नोट देकर के। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत पीआईओ को, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ को ओसीआई में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, टोपी वाले नहीं लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं, मार फटा से हम ठीक कर देंगे, इतना मारेंगे ना कोई हॉस्पिटल भर्ती नहीं लेगा जी, समझ गए। देखिए मजा मार रहा है, हे भगवान, लिख रहा है। मार नहीं लगा आप लोग के बैच में, मारते हैं तो खूब मारते हैं, मारते हैं बुखार तक लगा देते हैं। कहां है आप, समझे। जो मार खा लिया, जिसको एक बार बुखार लग गया उसका बेरो पार हो जाता है, ठीक है। उसमें है देखिए पहला नंबर में ही रोहित है, उसको बहुत पीटे हैं, देखिए अभी मजा मार रहा है जीवन का। लिखिए नागरिकता संशोधन 2015 के तहत पीआईओ को ओसीआई में, पीआईओ को ओसीआई में मिला दिया गया है। अब देखिएगा, अब नीचे से हेडिंग मारिएगा नागरिकता समाप्त होने की शर्तें, किस किस आधार पर नागरिकता आपका समाप्त हो सकता है, इस चीज को अब हम लोगों को समझना है। नागरिकता समाप्त होने की शर्तें, 2015 बोले हैं सलोनी जायसवाल जी, 2015 बोले हैं, 2015। हे भगवान, ओसीआई का फुल फॉर्म नहीं बोले हैं, ओवरसीज, हे भगवान, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हे भगवान, इस सब का ध्यान कहां रहता है हो। ओसीआई का हिंदी होता भारत का समुद्र पारीय नागरिक, भारत का समुद्र, हे भगवान यहां पर तो लिखे हैं हो, हर चीज लिखे हैं, ये ऑनलाइन वाला सबका ध्यान कहां रहता है हो। देखिए ओसीआई, जो भी लोग पूछ रहे हैं ओसीआई का मतलब हिंदी फुल फॉर्म, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसका हिंदी होता भारत का समुद्र पारीय नागरिक, भारत का समुद्र पारीय नागरिक, ठीक है। चलिए नागरिकता समाप्त होने की शर्त, हेडिंग मारे नागरिकता समाप्त होने की शर्त। अब इस बात को समझते हैं हम लोग, नागरिकता कब कब समाप्त हो सकता है, करवा देते हैं ऑब्जेक्टिव, काहे चिंता करते हैं हो। हे भगवान, हम छोड़ करके थोड़े जा रहे हैं, आप ही लोग के बीच में न है। आप लोग के बीच में है, करवा देंगे।
चलिए, हाँ, क्या बताना है? नागरिकता समाप्त होने की शर्तें। फिर तो पीआईओ के देश भी ओसीआई में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखिए, भारत की नागरिकता कब कब समाप्त हो सकती है, सुनिएगा। पहली बात, अगर कोई भारत के नागरिक भी लगातार 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्ष, गौर कीजिएगा शब्दों पे, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर मान लीजिए 7 वर्ष में एक बार भी भारत आ गया तब नहीं होगा। लगातार 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति, कोई भारत के नागरिक भी भारत से बाहर रहता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहला ये है। दूसरा, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तब उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा, अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो और कोई भारत का नागरिकता प्राप्त व्यक्ति शत्रु देश को मदद कर रहा हो तब उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर, देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। अगला, अगर कोई व्यक्ति जिसने पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, अगर कोई व्यक्ति जिसने पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर किसी भी न्यायालय के द्वारा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो तो भारत सरकार उससे भारत की नागरिकता ले सकता है। इसका क्या मतलब है आप समझिएगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा विद्यार्थी फंसता है तो इसको थोड़ा सा समझाते हैं। पहले जो 2-3 बात बोले हैं उसमें नहीं ना फंसना है, उसमें नहीं ना फंसे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त। इसमें कोई डाउट, कोई किंतु परंतु? दोनों बहन है हो। चलिए, इसके बाद दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता, पहली बात यह हो गया। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति छल कपट से, यानी गलत तरीका से, छल कपट मतलब गलत तरीका से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है और भारत सरकार को जानकारी मिल जाता है कि छल कपट से यानी गलत तरीका से भारत की नागरिकता प्राप्त की गई है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता तुरंत निरस्त कर देगा। अगली बात, अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो और युद्ध के दौरान भारत की नागरिकता प्राप्त कोई व्यक्ति शत्रु देश को भारत की सूचना पहुंचाता हो तब उसकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है और छीना जाना भी चाहिए, समझिए। और अगला कंडीशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर प्राप्त किया है, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर प्राप्त किया है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर ही उन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा 2 या अधिक वर्षों की सजा सुनाई जाती है तो उसकी भी भारत की नागरिकता भारत सरकार छीन लेती है। मतलब मान लीजिए कि एक्स नामक कोई व्यक्ति है, इसने देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता 2020 ईस्वी में प्राप्त की, 2020 ईस्वी में प्राप्त की। अब 2025 से पहले 5 वर्ष, समझ गए, 2020 में प्राप्त की, 5 वर्ष कब पूरेगा? 2025। 2020 में प्राप्त की, 5 वर्ष कब पूरेगा? 2025। अगर इस एक्स नामक व्यक्ति को किसी भी देश के न्यायालय के द्वारा अगर इस एक्स नामक व्यक्ति को 2025 से पहले यानी 5 वर्ष पूरा होने से पहले 2 वर्ष
या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो इस एक्स नामक व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ये सब नागरिकता समाप्त होने की शर्तें है, तो नीचे से लिखिएगा। नहीं, अलग अलग है, राजद्रोह देशद्रोह दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। एक नंबर में, एक नंबर में लिखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, एक नंबर में लिखिएगा, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है, दो नंबर में, 2 नंबर में, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, आगे 3 नंबर में, 3 नंबर में, अगर कोई व्यक्ति छल कपट से, अगर कोई व्यक्ति छल, छोलो छल, कपट, कपटो कपट, अगर कोई व्यक्ति छल कपट से भारत की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति छल कपट से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, अगर कोई व्यक्ति छल कपट से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, और यह सूचना भारत सरकार को प्राप्त हो जाती है, और यह सूचना भारत सरकार को प्राप्त हो जाती है, और यह सूचना भारत सरकार को प्राप्त हो जाती है, तो भारत सरकार, तो भारत सरकार उस व्यक्ति से नागरिकता छीन सकता है, तो भारत सरकार उस व्यक्ति से नागरिकता छीन सकता है। आगे, आगे, अगर भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो, अगर भारत का, अगर भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो, अगर भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो और कोई भारत की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, और कोई भारत की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, और कोई भारत की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, और कोई भारत की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति शत्रु देश को, शत्रु देश को, शत्रु देश को भारत की सूचना दिया हो, आगे अगला पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति
की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता भारत की नागरिकता भारत की नागरिकता पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर प्राप्त किया हो और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर किसी न्यायालय द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। फिर से, किसी न्यायालय द्वारा, यहां से या इससे पीछे से प्राप्त किया हो और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर, यहां से नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नहीं लगाया है, आज क्वेश्चन नहीं लगाया है लगता है। चलिए, कहाँ है? हाँ, कौन है? हाँ, उठिए, खड़ा होइए, पूछिए। हाँ, हाँ, भारत सरकार के पास विदेश जाइएगा ना, विदेश गए हैं कभी? सब सूचना दे करके भारत से बाहर जाना होता है, ऐसे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वीजा, पासपोर्ट वीजा बनता, उस सब में भारत सरकार पता लगा लेता है। ठीक है, भारत सरकार को पता चल जाता है। हाँ? क्या? कैसे नहीं चलेगा जी? हे भगवान, विदेश में, किसी भी देश में भारत का एगो नागरिक है ना, भारत सरकार को सब पता है कि इस देश में हमारा इतना नागरिक है। देखिए यूक्रेन से कैसे 18,000 छात्र था, कैसे पता था? पहले नहीं पता था, लेकिन जब खंगाला गया, पासपोर्ट वीजा हर चीज देखा गया, पता चला 18,000 छात्र है, सबको बाहर कर लिया, तो पता कैसे नहीं चल सकता है? बैठिए, चलिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। चलिए, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन करवा रहे थे ना, मेरे ख्याल से 2 का करवा रहे थे, मेरे ख्याल से 2 का करवा रहे थे। कहां तक करवाए थे? कहां तक? 20 तक, 54 तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 से देखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भाई जी लोग, क्वेश्चन नहीं लगाया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के पास बुक होगा। ऑफलाइन वाले लोगों के पास तो बुक है ना, ये वाला बुक है ना हो। चलिए, तो अपना अपना पलट लीजिएगा, ठीक है।
और बुक लेकर के नहीं आई, एक का बी दो का सी लिखेगी, बकलोल है पूरा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज निपटा देते हैं, बहुत दिन से अटका हुआ है। बुक है, बुक पलट लीजिए, क्वेश्चन नहीं लगाया है। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 55 से ना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अर्थात 55 का आंसर सी। 55 का आंसर सी। 56, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बहुत लोग मुंह देख रहे हैं, इसका मतलब किताब नहीं है आप लोग, नहीं है। नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नहीं है आप जानिए, समझ गए। नहीं है तो लीजिए। आइए 55 का 55C 56D, महात्मा गांधी। 57, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का। 57 का आंसर डी। डी दिल्ली 4 नंबर। 58, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ग्रेनविल ऑस्टिन। ए। ग्रेनविल ऑस्टिन। ए। ग्रेनविल ऑस्टिन। ए। 59, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। कितना थी? 15। ये बात नहीं लिखा है कि लिखा है? नहीं लिखा है ना। नीचे से संविधान सभा नामक चैप्टर पलटिए और लिखिए। हाँ बताए थे, लिखाए नहीं थे, लिख लीजिए ना, लिखिएगा। संविधान सभा नामक चैप्टर पलटिए और लिखिए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिखिएगा। संविधान सभा नामक चैप्टर पलटना है, लिखे, सॉरी पलटे, लिखिएगा। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी जो निम्न है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी जो निम्न है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी जो निम्न है। एक नंबर में अम्मू स्वामीनाथन। एक नंबर में अम्मू स्वामीनाथन लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए, हमको पता है कि आप लोग भी हमारे तरह ही चोरी करके पास किए हैं। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन। दो नंबर में विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बहन थी, बहुत रंगदारी करती थी, समझ गए। सही में कहीं पर किसी दुकान पे बैठ के खा पी लेती थी, पैसा नहीं देती थी, समझे। बाद में पंडित नेहरू को चुकाना पड़ता था। रंगदार महिला थी बहुत। लिखिएगा विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। आगे विजया लक्ष्मी पंडित। विजया, हे भगवान इहो लिखना होगा हो। विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। आगे हंसा मेहता। हंसा मेहता। हंसा 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 मेहता। हंसा मेहता। हंसा मेहता। आगे राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। आगे एनी मस्करनी। एनी मस्करनी। एनी मस्करनी। एनी मस्करनी। दक्षयानी बेलायुधन।
दक्षियानी बेलायुधन, दक्षियानी बेलायुधन, दक्षियानी बेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, आगे दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, आगे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सॉरी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, आगे कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला चौधरी, आगे मालती चौधरी, आगे मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती 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 चौधरी, आगे पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, आगे बेगम एजाज, बेगम एजाज, बेगम एजाज, बेगम एजाज, बेगम एजाज, बेगम एजाज, आगे लीला रॉय, लीला रॉय, लीला रॉय, लीला रॉय, आगे रेणुका रॉय, रेणुका रॉय, क्या को हुआ, रेणुका रॉय, आगे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। चलिए, तो क्या नंबर क्वेश्चन था, 59। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई पुनर्गठन के बाद, 70, यानी 60 का आंसर बी होगा। क्या होगा, बी। 60 का आंसर क्या होगा, बी। आगे 61, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत से कितना, 55, 5 पर 5, 55। बिहार से 36, बिहार से 36। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, 1946, 1946, 1946। आगे 63, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, कहां हुआ था, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, दिल्ली में। 63 का आंसर डी। 64, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, एच बेग, एच बेग। 64 का आंसर सी, 64 का आंसर सी। 65, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, सहमति और समायोजना, सहमति और समायोजना। 65 का आंसर डी, 65 का आंसर डी। 66, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, 22 जुलाई 1947। नहीं, हम दूसरा चीज याद कर रहे हैं। राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था, हंसा मेहता ने, हंसा मेहता ने। समझ गए, ये चीज याद हम कर रहे थे। ये चीज लिखा है, नहीं लिखा है, लिखिए तो। देखिए, इसी वजह से कहते हैं हर चैप्टर के पीछे जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, छोड़े रहते हैं, अच्छी बात है। लिखिएगा, संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप, संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। चलिए, क्या नंबर क्वेश्चन पे थे, 66। 22 जुलाई 1947। 67, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर
हस्ताक्षर किया था 284, अर्थात उत्तर बी। 68, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 8 अनुसूची, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। आगे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है या गलत? एकदम सही है बकलोल। प्रांतीय विधानसभा नहीं चुना था, वही तो चुना था। सही है ये। जवाहरलाल नेहरू, एमए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। भारत की संविधान का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं, दिसंबर 1946। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया? नहीं, 26 नवंबर 1949। 69 का आंसर ए फॉर एप्पल। 69 का आंसर ए फॉर एप्पल। आगे 70, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता? बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं, ये कारण नहीं था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला? ये भी नहीं था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। यही सत्य है। 71 का आंसर सी। 71 का आंसर सी। 71 सी। मनी सिंह जी 67 का आंसर बी होगा 284। 67 बी 284। 72, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के किसके कितने प्रतिनिधि? 208। 208। 73, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947, अर्थात 73 का आंसर सी। 73 का आंसर सी। 74, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13। 1 पर 3 13। 1 पर 3 13। 74 सी 13। 75, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी? 7। कितनी? 7। 75 का आंसर बी 7। 76, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 76 का आंसर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 76 का आंसर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 77, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 78, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 78 का आंसर डी दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 79, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 80, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य? 6 होगा ना? 2 नंबर आंसर होगा ना? हाँ। चलिए 81, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हाँ। पटेल नहीं। तो 1 और 3, अर्थात 81 का आंसर क्या? सी। 81 का आंसर सी। 81 सी। 82, संविधान पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 82 का आंसर डी। 82 का आंसर डी। 82 का आंसर डी। 83, संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 83 का आंसर सी। 83 का आंसर सी। 84, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। 84 का आंसर डी। 84 का आंसर डी। 85, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 85 का आंसर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 85 का आंसर बी। 85 का आंसर बी। 86, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में विभाजन के पश्चात निर्वाचन कहां से हुआ? गौर कीजिएगा, विभाजन के पश्चात बंबई प्रेसिडेंसी। बंबई प्रेसिडेंसी। 86 का आंसर बी, बंबई प्रेसिडेंसी। 86 का आंसर बी। 87,
अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सभी सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। 87 डी, रफी अहमद किदवई। 88 द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। 88 सी, भीमराव अंबेडकर। 88 सी। 89 साम्यवाद के जनक कौन जाने जाते हैं? एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय। साम्यवाद के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? एम एन रॉय। 89 बी। 90 भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? बी एन रॉ और एस एन मुखर्जी, बी एन रॉ और एस एन मुखर्जी। 90 का आंसर सी, बी एन रॉ और एस एन मुखर्जी, बी एन रॉ और एस एन मुखर्जी। आगे 91 संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। एकदम सही है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। एकदम सही है। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। 91 का आंसर सी, 1 और 2 दोनों। 92 भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 26 नवंबर, 26 नवंबर। 92 का आंसर बी। 93 भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आगे 94 संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? जवाहरलाल नेहरू ने। 94 का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 95 अधोलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीबन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? ग्रेनविल ऑस्टिन। 95 सी, ग्रेनविल ऑस्टिन। 96 इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? बी एन रॉ, बेनेगल रामा रॉ। 96 सी, 96 सी। 97 कौन सुमेलित नहीं है? समिति और अध्यक्ष। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, सही है। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, सही है। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, सही है। सब सही सुमेलित है, अर्थात 97 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 97 डी, 97 डी। 73 का सी होगा। हे भगवान, बताइए ये सब क्वेश्चन में फंसते हैं, नहीं पढ़े हैं भा महाराज। 98 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। टीटी कृष्णामाचारी सदस्य थे प्रारूप समिति के। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। बी आर अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। 2 1 4 3 अर्थात 98 का आंसर ए, 98 का आंसर ए, 98 का आंसर ए। 99 विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था, सही है या गलत? सही है, सही है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था? नहीं, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। मतलब ये क्या है? गलत। कौन सा सही है? केवल एक, अर्थात 99 का आंसर ए, 99 का आंसर ए। 100 ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 100 का आंसर बी। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 100 का आंसर बी। 101 अधोलिखित में कौन राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 102 संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई? 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन। 103 भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को डैश में रखकर सुरक्षित रखा गया? हीलियम। किसमें? हीलियम। किसमें? हीलियम। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। संविधान के पृष्ठों हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। चलिए सुन लीजिए, कल भी आप लोग के बैच में तो मेरा ही क्लास है, शनिवार को बिट्टू सर का क्लास होगा, कल भी आपके बैच में हमारा ही क्लास है। आज जहां तक पढ़ाए हैं उससे आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट, होमवर्क कुछ आप लोग को नहीं ना दिए हैं?
अब होमवर्क देंगे, ठीक है, पढ़ाते जा रहे हैं। देखिए सिर्फ हमारे पढ़ा देने से आपका कुछ उखड़ने नहीं जा रहा है, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने जा रहा है, समझ गए। तो अब चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन करवा दिए हैं ना, कल आएंगे तो चैप्टर नंबर 1 पूछेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक आरती उतारेंगे। चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करके आना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में है भारत का संवैधानिक विकास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। क्या रूटीन बता दे, बोला जाए। रूटीन बता दीजिए, क्या रूटीन बता दे, बोलिए। देखिए रूटीन जो है, आपको क्लास चल रहा है मंडे टू सैटरडे, आपको मेरा क्लास होता है TTF, यानी ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, इसमें मेरा क्लास होता है, मतलब इसमें पॉलिटी चलता है। और इसके बाद MWS, यानी मंडे वेडनेसडे सैटरडे, सोमवार बुधवार शनिवार, इसमें आपको बिट्टू सर का क्लास होता है और बायोलॉजी चलता है। ये आपको रूटीन है। ओ कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हो, ये सवाल है। अच्छा, इस पे कभी आगे चर्चा कर देंगे कैसे पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।